हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कुछ अपने बारे में मैं बता दूं। मेरा नाम आदित्य है। मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाता हूं। यूट्यूब पे मेरी क्लासेस जो हैं वो अब से चलेंगी, तो जो भी लोग इसको देखना चाहें वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पॉलिटिकल साइंस में मैं कवर करूंगा पॉलिटिकल थ्योरी को, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, आईआर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे वीडियोस उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जो कि बीए या एमए कर रहे हैं, जो बीए एलएलबी कर रहे हैं। एलएलबी में भी इंटीग्रेटेड वाले में आपको पढ़ना होता है पॉलिटिकल साइंस, जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने ऑप्शनल अपना रखा है। ठीक है, यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस, इन सब में। तो पहले हम शुरू करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी से। पहला टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी ही है। जब भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपको फर्स्ट डे और फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल थ्योरी ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली आपको अवेयर कराता है पॉलिटिक्स में कौन कौन से थ्योरीज चलते हैं। किसी भी पॉलिटिकल इंसिडेंट को स्टडी करने के लिए थ्योरीज की कौन ज़रूरत पड़ती है, तो कौन कौन से थ्योरीज हमारे पास अवेलेबल हैं, उनसे आपको अवेयर कराता है। तो कंसिडरिंग कि आप अभी शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना, मैं कुछ चाहूँगा कि एक बेसिक सा आपका फाउंडेशन बिल्ड हो पॉलिटिक्स को लेके, जिससे आपको हायर स्टडीज़ करने में, जब आप बीए सेकेंड ईयर में जाए, थर्ड ईयर में जाए, मास्टर्स करें, तो आपको समस्या ना हो ज़्यादा। मैं इसमें ये भी कंसिडर कर रहा हूँ कि कुछ लोग ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के होंगे 11th-12th में, और कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे जो कि उन्होंने अपना स्ट्रीम चेंज किया होगा आर्ट्स में। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए मेरी ये वीडियोज़ रहेंगी। थोड़ा सा एक्सटेंशन इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनको थोड़ा सा उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर डेवलप हो जाए, सो दैट कुछ समय बाद साइंस और जिनका 11th-12th में साइंस रहा है और ह्यूमैनिटीज़ रहा है, इन दोनों का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक रहे कुछ समय बाद। तो उसको करने के लिए शुरू करते हैं हम पॉलिटिकल थ्योरी से। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पॉलिटिकल क्या होता है। व्हाट इज़ पॉलिटिकल? व्हाट इज़ पॉलिटिकल? पॉलिटिकल, आप लोग रफली सारे लोगों ने सुना होगा कि कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो जनरली होते रहती है। उससे हम ये पता लगा पाते हैं कि पॉलिटिकल जो है वो पब्लिक से रिलेटेड है ब्रॉडली, और गवर्नमेंट से रिलेटेड है। जो चीज़ें पब्लिक से रिलेटेड होंगी और जो चीज़ें गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगी वो इनहेरेंटली क्या होंगी? पॉलिटिकल होंगी। थ्योरी की अगर हम बात करें तो थ्योरी होता क्या है? थ्योरी एक सिस्टमेटिक नॉलेज होती है। थ्योरी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज। अब आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में, स्कूल्स में, क्योंकि मेरा भी मैथमेटिक्स रहा है 11th-12th में, तो मैं ये जानता हूँ कि थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा जाननी होती है साइंस और मैथ्स में। इसीलिए थ्योरीज को जब हम पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे तो थ्योरी ये कहेगी कि एक सिस्टमेटिक नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी पॉलिटिक्स की। थ्योरी का काम ही यही होता है। चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन में पढ़ें,
थ्योरीज जितनी भी होती हैं वो किसी भी फिनोमेना को स्टडी करने में, किसी भी फिनोमेना को डिस्क्राइब करने में आपको हेल्प करता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी में भी हम थ्योरीज के हेल्प से पॉलिटिकल फिनोमेना को स्टडी करते हैं। सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक कहने का मतलब वी स्टडी अ सिस्टम, वी स्टडी अ सिस्टम, ओके। और नॉलेज होता है आपका जो आपने सीखा, उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिली, जो इंफॉर्मेशन आई आपके पास, और जो आपका वैल्यू एडिशन हुआ, वो होता है नॉलेज। पॉलिटिकल साइंस में हम सिस्टम्स की बात करते हैं। अगर सिस्टम्स की बात नहीं करेंगे तो ये एरिया इतना वास्ट है कि फिर हमारा जो फोकस होगा स्टडी का वो सस्टेनेबल नहीं होगा। इसीलिए हम एक सिस्टम तैयार करते हैं जिसमें कई सारे एलिमेंट्स रहते हैं और वही एलिमेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, क्या कंसेप्ट्स बनते हैं, इन सारी चीज़ों को हम थ्योरी में पढ़ते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना को, जो पॉलिटिकल है वहीं पॉलिटिकल फिनोमेना भी देगा। अब जैसे पॉलिटिकल फिनोमेना की जब हम बात करें तो मान लीजिए हमने बात की सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये पता चलेगा कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो पीएम को सेलेक्ट करते हैं। मिनिस्टर्स होते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है जिसमें ये होता है। समझ में आ रही है बात? ये पीएम कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, तो वो आपको एक सिस्टम क्रिएट करके बताता है कि पीएम जो होते हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है तो सेलेक्ट किए जाते हैं। वो किस तरीके से सेलेक्ट किए जाते हैं उसके लिए आपको थ्योरी की जानकारी होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो आपके लिए क्या है, वो थ्योरी है सिलेक्शन ऑफ पीएम की। तो उसी तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो कई सारे पॉलिटिकल फिनोमेना, ये तो काफ़ी नैरो हो गया, इंडिया तक ही सीमित है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी इज़ अ वास्ट नॉलेज। हम इसमें हर देश की बात करते हैं, हर पॉलिटिकल फिनोमेना की बात करते हैं, हर जगह के पब्लिक की लाइफ कैसी है उसकी बात करते हैं, और उसके विद गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है उन सब की बात करते हैं। ओके, तो पॉलिटिकल थ्योरी का काम आपका ये है, पॉलिटिकल फिनोमेना को आपको एक्सप्लेन करना अच्छे से। अब ये थ्योरी के एलिमेंट्स क्या क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी खुद में भी तो एक थ्योरी है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी में 3 तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पहला, एलिमेंट्स कह लें या स्टेटमेंट्स कह लें, क्योंकि थ्योरी है तो आपको जो भी नॉलेज मिल रहा है वो एक साइंटिफिक तरीके से क्रिएट किया गया स्टेटमेंट ही होगा। आप उसी को पढ़ के नॉलेज लेंगे, उसी को स्टडी करके नॉलेज लेंगे। तो पहला आ गया आपका एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स। एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स। दूसरा है
लॉजिकल स्टेटमेंट्स। तीसरा है इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स। अब इनको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो जब हम एम्पिरिकल स्टेटमेंट की बात करेंगे, जब हम एम्पिरिकल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो एम्पिरिकल का मतलब होता है सेंस एक्सपीरियंस्ड। क्लियर है? एम्पिरिकल हम उन चीज़ों को कहते हैं जब हम किसी चीज़ को सेंस से, अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे एक गरम लोहा है, उसको अगर हम छूने जाएंगे तो हमारा हाथ जलेगा। ओके, जलना ये सेंस एक्सपीरियंस बता रहा है। फिर एक गरम लोहा है, उसको आपने छुआ, आपका हाथ जला। लॉजिकल स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं? लॉजिकल स्टेटमेंट्स ये कहते हैं कि देयर शुड बी अ रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं थ्रू रीज़न। क्लियर है? जब हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं रीज़न के थ्रू तो हमारे पास आता है कॉज इफेक्ट। कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या होगा। आपने अपने सेंस एक्सपीरियंस से ये ऑब्ज़र्व किया कि एक गरम लोहा पड़ा है, आपने उसको जाके छुआ, आपको जला। बट स्टिल जब तक आप इसमें रीज़न नहीं लगाएंगे कि ओके कारण ये है कि गरम लोहे को छुओगे तो तुम्हारा हाथ जलेगा, तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जब आप गरम लोहे को छुएंगे तो आपका हाथ जलेगा, वो है लॉजिकल स्टेटमेंट। एम्पिरिकल स्टेटमेंट ये था कि एक लोहा रखा है, गरम है वो, आपने उसको छुआ, आपका हाथ जला। ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हुए, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस हुए। लॉजिकल रिलेशन हमने कैसे बनाया कि एक लोहा पड़ा है, उसको अगर हम, गरम लोहा है, उसको अगर हम छुएंगे तो हमारा हाथ जलेगा। क्लियर है? तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट बन गया। तीसरा आता है इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट। इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट बोलता है कि अगर आपने लोहे को, गरम लोहे को छुआ तो आपने सही किया या गलत, राइट और रॉन्ग। मतलब ये क्या होना चाहिए उससे डील करता है इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स। ओके, साइंस में, नेचुरल साइंस में हम बेसिकली इन दोनों चीज़ का यूज़ करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हमें इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक पब्लिक साइंस है जहाँ लोगों के बारे में बात हो रही है। अब अगर लोगों का ही बुरा हो तो फिर वो साइंस किस काम की। आप लोगों ने ओपेनहाइमर देखी होगी। ओपेनहाइमर में जो बॉम्ब बन रहा है उसका यूज़ कैसे होगा वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो पॉलिटिकल स्फेयर के लोग डिसाइड कर रहे हैं। जो साइंटिस्ट्स बना रहे हैं उसको, वो बस इन्हीं दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बॉम्ब बना उसका यूज़ कहाँ करना है, यूज़ कैसे करना है, वो पॉलिटिकल स्फेयर के लोग ही डिसाइड करते हैं, जो कि इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। यूएस ने नागासाकी, हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया तो वो गलत किया। अगर उसने
न गिराया होता तो वो सही होता। तो इसीलिए इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल साइंस में इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों क्यों गलत हुआ? क्योंकि आज भी वहाँ की जनरेशन जो है वो काफ़ी बीमारियों से जूझ रही है। रेडिएशन जो है वो उन लोगों के जीवन में काफ़ी इतना हो गया है कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो डिफेक्टिव पैदा हो रहे हैं। आज आज भी थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो क्योंकि 3 स्टेटमेंट से हम डील करते हैं, ये बेसिकली नेचर हो जाता है इसका। ये तीनों नेचर हैं पॉलिटिकल थ्योरी के। क्लियर है? अगर क्लियर ना हो तो मैं अपना मेल पिन कर दे रहा हूँ। आप मेल पे कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, आपके पास क्योंकि आपने ये समझ लिया कि 3 तरीके के स्टेटमेंट से डील करते हैं, तो हमें ये भी पता करना होगा कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन कौन से फंक्शंस करते हैं। तो जब हम फंक्शन की बात करें, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स, जो लोग थ्योरीज फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिटिक्स की, उनको हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन कौन से फंक्शंस करते हैं? पहला, वो होते हैं, एक काम होता है उनका एज अ साइंटिस्ट काम करना, और दूसरा एज अ फिलोसोफर। क्लियर है? ये दोनों चीज़ें, साइंटिस्ट के रूप में काम करना और एज अ फिलोसोफर काम करना, आपके इसी नेचर से जुड़ी हुई हैं। आप थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो जो एम्पिरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपके साइंटिस्ट वाले साइड पे होते हैं, और जो फिलोसोफर वाला पार्ट होता है वो इवैल्यूएशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर है? इसीलिए जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स होते हैं उन्हें 2 तरीके का रोल निभाना होता है। पहला, एक साइंटिस्ट का, जिसमें वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एक रिलेशन बैठाते हैं, एक साइंस बनाते हैं पॉलिटिक्स को, और दूसरा एक इवैल्यूएशन का, कि वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट करके वो देखते हैं कि वो सही है या गलत है। ये इवैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक पब्लिक साइंस है। इट इज़ कंसर्न्ड विद पब्लिक। नेक्स्ट, थोड़ा सा पॉलिटिकल फिलॉसफी, जब साइंस की बात हमने की तो अब साइंस के भी साथ चलते हैं और फिलॉसफी के भी साथ चलते हैं। फिलोसोफर आप जानते ही हैं, जनरली लोग लेमन लैंग्वेज में भी कहते हैं, अरे बहुत फिलॉसफी झाड़ रहा है ना। जब कोई आपके साथ बुरा हो और कोई आपको समझाने आ जाए तो आप भले ही उसे बोलते ना हो, लेकिन आपके मन में ज़रूर होता होगा कि अरे बड़ा आया फिलॉसफी झाड़ने। तो फिलोसोफर का काम ही यही है, वो बात करेगा गुड और एविल की, वो बात करेगा मोरालिटी की। क्लियर है? ऑन द अदर हैंड, साइंटिस्ट, एज अ साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उनका मकसद क्या रहेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप कर लें। ठीक है, वो फैक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है, रिसर्च करेंगे पूरा। क्लियर है? और फिर उसके बाद एक रिलेशन इस्टेब्लिश करके थ्योरी बनाएंगे।
जनरलाइज करेंगे और थ्योरी बनाएंगे। ठीक, तो ये काम सारे होते हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट के। अब थोड़ा हम जिक्र कर लें स्टेप्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, क्योंकि फिलोसोफर का रोल जो है वो आपका इसी से कंसर्न होता है। लेकिन साइंटिस्ट, एज अ साइंटिस्ट, क्योंकि आप आगे चलेंगे तो आपको पीएचडी में जाएंगे तो रिसर्च करना होगा, तो इसीलिए ये एक फाउंडेशनल नॉलेज है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक नॉलेज में, साइंटिफिक मेथड से क्या क्या आपको करना पड़ता है साइंटिफिक मेथड में। तो स्टेप्स की जब हम बात करते हैं, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन आता है। जब हम किसी चीज़ को एम्पिरिकली ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर है? अगर गर्मी है तो पसीना हो रहा है, गर्मी भी है, पसीना हो रहा है, लाइट भी नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली हैं। तो ये सेंस एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन थ्रू सेंसेस। ठीक है। दूसरा आपके पास आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की उसको कई जगहों पे रख के चेक करते हैं कि क्या ये सच है या नहीं है, क्या ये ऐसा होता है या नहीं होता है, इज देयर अ रिलेशन बिटवीन दीज थिंग्स और नॉट। तो दो काम इसमें करने होते हैं हमें। पहला क्वांटिटेटिव वेरिफिकेशन, और दूसरा जनरलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, इंडक्टिव कर रहे हैं या डिडक्टिव कर रहे हैं, इनको हम और डिटेल में समझेंगे अभी। तीसरा आपका आता है एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपका व्यू पॉइंट, जिसमें आपकी व्यू पॉइंट की बात होती है, परसेप्शन की बात होती है। आपने जो भी ऑब्ज़र्व किया, आपने जिस तरीके से उसको जनरलाइज किया और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहे हैं, इसकी बात होती है। और चौथा स्टेप जो है वो है प्रेस्क्रिप्शन या प्रेडिक्शन। क्या आपने जो थ्योरी बनाई वो प्रेडिक्ट करने में सक्षम है या नहीं है, इसकी बात भी हम करते हैं इसमें। बेसिकली ये साइंटिफिक मेथड हर जगह काम आते हैं, जो नेचुरल साइंसेज है, सोशल साइंसेज है, दोनों जगह काम आते हैं। ऑब्जर्वेशन की बात हमने की, तो ऑब्जर्वेशन वहीं आपके सेंसेस से होता है। आपके सेंसेस किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन दैट इज़ अ फैक्ट। फिर जब आप जनरलाइजेशन में आएंगे तो जनरलाइजेशन दो तरीके से होते हैं। पहला, उसको चेक करने का पहला तरीका है कि क्या आपने जो डेटा लिया है, क्वांटिटेटिव वेरिफिकेशन, क्या आपने जो डेटा लिया है वो डेटा करेक्ट है या नहीं, इसकी बात हम जनरलाइजेशन के समय करेंगे। अगर हमने कोई डेटा लिया, उसमें कोई फ्लॉ है, तो हमारी थ्योरी भी गलत हो जाएगी। उसी तरीके से दूसरा जो
पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था। दूसरी जो चीज़ थी जो आपको जाननी चाहिए वो है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। तो ये दोनों मेथड क्या होते हैं? पहले केस में हम जब इंडक्टिव मेथड की बात करें अगर, तो इंडक्टिव मेथड जो है वो इंड्यूस से बना है। इंड्यूस, जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे वो जानते होंगे इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में ये होता है कि अगर हम किसी गरम चाय जो है उसको अगर हम कप में लेके और टेबल पे रख दें तो वो कुछ टाइम के बाद जो हीट है उसका वो आपके इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाता है और चाय जो है वो ठंडी होने लगती है। इंडक्शन यही होता है, जो पावर होती है वो उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं इंडक्टिव मेथड में कि हम पहले सिमिलैरिटीज़ खोजते हैं। और फिर इन सिमिलैरिटीज़ को इंड्यूस करते हैं एक रूल बनाने के लिए। क्लियर है? जैसे अगर मैं आपको बताऊं इंडक्टिव मेथड का एक एग्जांपल, तो ठीक है, न्यूटन ने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा। उसने कौन सा मेथड लगाया? उसने इंडक्टिव मेथड को लगाया। उसने देखा कि जब एक मास दूसरे मास से अट्रैक्ट हो रहा है और बीच में जो डिस्टेंस है वो भी मायने रखती है, तो उसने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर किया। तो इंडक्टिव मेथड यही होता है। इंडक्शन में आप क्या करते हैं? इंडक्शन में आप चीज़ों को इंड्यूस करते हैं, है ना? इंड्यूस मतलब कुछ चीज़ें जमा की, उसको हमने इंड्यूस कर दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर क्लियर हो रहा हो तो। दूसरा आता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में मतलब इसको अगर सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊं इंडक्टिव मेथड, तो इंडक्टिव मेथड ये कहता है कि आप कई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए और उसके बाद उसको इंड्यूस करिए अलग अलग सिचुएशंस में, और अगर वो सेटिस्फाई कर जा रहा है तो फिर वो एक रूल बनने लायक चीज़ है, उसका जनरलाइजेशन हो सकता है। डिडक्टिव मेथड क्या कहता है? डिडक्टिव मेथड ये कहता है कि पहले आपको जनरलाइज ही कर देना है। आपने एक रूल ही बना दिया, पहले रूल बना दिया और फिर चेक किया अलग अलग सिचुएशंस में, पार्टिकुलर सिचुएशंस में, कि क्या वो रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। जो रूल हमने बनाया क्या वो पार्टिकुलर सिचुएशंस में जाके सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। इंडक्टिव मेथड में हमने क्या किया था? पहले हमने पार्टिकुलर सिचुएशंस को लिया था और फिर उससे रूल बनाया था। डिडक्टिव मेथड में हम उल्टा करते हैं उसका। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए। अब आप यूनिवर्सिटी में आ गए हैं तो इसीलिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ स्टडी की, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, स्कोप की बात करेंगे, कितना
वास्ट एरिया होता है पॉलिटिकल थ्योरी का, कितना डीप एरिया होता है पॉलिटिकल थ्योरी का, इसकी समीक्षा करेंगे हम लोग। तो इसमें दो चीज़ें हमें देखनी होंगी। पहला, फोकस ऑफ स्टडी, और दूसरा, मेथड ऑफ स्टडी। इन दो चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज करिए और ट्राई टू रीड सम बुक्स। जैसे ओपी गोवा की बुक है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। और भी जो एंड्रयू हैकर की भी बुक आती है पॉलिटिकल थ्योरी की, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, वो भी रेफ़र कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है वो। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं फिर आपको बना के दूंगा, इसी में जब हम आगे बढ़ेंगे। साइमल्टेनियसली WPT, IPT और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी वीडियोस में अपलोड करते रहूँगा। तो आप लोग कंटिन्यूअसली अगर हमारे साथ बने रहेंगे, आपके लिए भी फ़ायदा होगा, हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। तो थैंक यू। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए। सी यू सून। ओके, गुड बाय।